हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जो है एसएसटी का पेपर सॉल्व करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कह लीजिए, जो है अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आपको जो है ये क्वेश्चन समझ लीजिए, आपको रटे होने चाहिए। जितने भी मैं एसएसटी के एग्जाम्स के पेपर कराता हूँ वो आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए 20 अगस्त को आपको एग्ज़ाम है, ज़्यादा समय बचा नहीं है। अपनी तैयारी को जो है जितना हो सके अपनी तैयारी को अच्छे से तैयारी करते रहिए, ठीक है। पेपर्स लगाते रहिए। जितना भी जो है टॉपिक्स जो है इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं जो मैं आपको डेली कराता हूँ वो आप जो ज़रूर वीडियो देखा करिए, है ना। जो भी मैं सिंगल टॉपिक भी कराता हूँ, पेपर्स भी करा देता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, देखिए पेपर्स सॉल्व करिए। चलिए आज का पेपर भी सॉल्व करते हैं एसएसटी का। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। आज का जो है वीडियो का लाइक है वो है 50 लाइक्स का। लाइक्स के माध्यम से जो है हमें मोटिवेशन मिलता है नए वीडियोस लाने का। नए नए टाइप के जो है क्वेश्चंस हम ढूंढ करके लाते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आपके जो है अच्छे मार्क्स आ सके, ठीक है। अगर क्वेश्चन से रिलेटेड या किसी भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, आपके पास क्वेश्चन हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम उसका जो है रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की थी कि जो है बहादुर शाह जफर जो है अंतिम मुगल राजा होंगे? ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए कैनिंग, डलहौजी और हार्डिंग और एलिंग। तो देखिए ये जो अंतिम राजा थे ये 18 जो है 57 की क्रांति के समय के थे, ध्यान रखिएगा। और इस समय थे लॉर्ड कैनिंग, ध्यान रखिएगा, इस समय लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। इन्होंने जो है बहादुर शाह जफर ने जो है ये 1857 की क्रांति में जो है अहम भूमिका निभाई थी, ठीक। और लॉर्ड कैनिंग ने जो है 1857 के बाद, जो क्रांति के बाद जो है इन्होंने कहा था कि अब जो है बहादुर शाह जफर के बाद कोई भी राजा नहीं होगा। अगर बहादुर शाह जफर मर जाते हैं, मरने के बाद जो है किसी भी राजा के साथ जो है किसी भी अन्य राजा को जो है मान्यता प्रदान नहीं की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भाषा में जो है केसरी अखबार छपता था? तो देखिए भाषा में केसरी अखबार जो पत्र था, देखिए वो बाल गंगाधर तिलक का था, ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक का था, ठीक। और ये जो है तिलक साहब थे जो है ये मराठी भाषा में जो है अखबार छापते थे, ध्यान रखिएगा। इन्हें जो है अंग्रेज, ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक को अंग्रेज जो है भारतीय अशांति का जो है दूत कहते थे, जनक कहते थे। भारतीय अशांति का जो है अशांति का जो है जनक कहते थे, ठीक है। क्योंकि ये इसलिए भी कहते थे क्योंकि जो है अपने अखबार से जो है ये क्रांतिकारी जो है टाइप का अखबार था, तो लोगों को जागरूक करने का प्रयास करता था, है ना, और ब्रिटिश के खिलाफ जो है करने का प्रयास करता था। इसलिए जो है इन अशांति फैलाने के तौर पे ये देखते थे इन्हें, ठीक है। तो पॉइंट याद रखिएगा, निम्नलिखित में से जो है किस एक्ट से, ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान द्वारा काफ़ी संख्या में जो है प्रावधान लिए गए हैं। आज जितने भी आर्टिकल्स आप देखते हैं 395 जो है आर्टिकल्स जो है सामान्यता जो है आपको भारतीय संविधान में आपको मिलते हैं। और इनमें से ज़्यादातर आर्टिकल्स जो है किस एक्ट द्वारा लिए गए हैं ये आपको बताना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटी का, जो हर एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे एसआई का आप एग्ज़ाम देने चले जाइए। जिस भी एग्जाम में जो है अगर आपको मान लीजिए जीएस आती है तो उसमें पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है जो प्रावधान लिए गए थे 1935 एक्ट से लिए गए थे। 1935 जो है भारतीय संविधान एक्ट जो हुआ था 1935 में आया था, उसके जो है जितने भी एक्ट्स थे, जितने आर्टिकल उसमें जोड़े गए थे, ज़्यादातर जो है आर्टिकल सेम टू सेम ऐसे ही उतार दिए गए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में, मतलब ए और आर दिया है उसको पढ़ना है और उसके विकल्प का चुनना है। देखिए अभी कथन जो है ए दिया हुआ है, उत्तरी ध्रुव व्रत जो होता है, ये देखिए ये मान लीजिए ग्लोव है, ग्लोव का जो है ये उत्तरी ध्रुव वाला पोर्शन है, ठीक है, और ये दक्षिणी ध्रुव वाला पोर्शन है, ठीक ठीक। तो ये उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव व्रत और उत्तरी ध्रुव के बीच में देखिए, है ना, वो बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं। और इसका क्या कारण हो सकता है? तो सूर्य की जो है किरणें जो है हमेशा तिरछी पड़ती हैं और कम जो है ऊष्मा देती हैं। इसका सही विकल्प का चुनाव है। देखिए ये भूगोल से रिलेटेड है, तो ये ग्लोब है। और जो उत्तरी ध्रुव होती है, जो मान लीजिए पृथ्वी के देखिए सूर्य के जो है चारों ओर चक्कर लगाती है पृथ्वी, तो जब ऐसी स्थिति बनती है कि जब उत्तरी ध्रुव के ऊपर जो है कभी भी ऐसी स्थिति नहीं बनती कि लंबवत जो है सूर्य की जो है किरणें पड़े। हमेशा जो है सूर्य की किरणें उस पर तिरछी पड़ती हैं, जिससे जो होता है क्या कि जो है सूर्य की तिरछी किरणों के कारण जो है तापमान वहाँ पे ज़्यादा नहीं बढ़ पाता है, मतलब ऊष्मा ज़्यादा नहीं बढ़ पाती है।
इसलिए जो है वहां पे ठंडी रहती है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा में जो है सूर्य लंबवत चमकता है। ध्यान रखिएगा, ये विषुवत रेखा है, यही 0 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे जो है सूर्य जो है लंबवत चमकता है। ध्यान रखिएगा, सूर्य लंबवत चमकता है तो सूर्य की किरणें जो है सीधी बिल्कुल पड़ती हैं। जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो पूरी तरीके से रोशनी जो है पूरी पड़ेंगी, है ना, जिससे जो है यहाँ का तापमान अधिक हो जाता है। लेकिन अगर जो है तिरछी पड़ेंगी तो जो है सूर्य की किरणें जो है तिरछी पड़ेंगी, है ना, सभी एरिया में अलग अलग तरीके से पड़ेंगे और कुछ किरणें जो है स्कैटर्ड हो जाएंगी, बिखर जाएंगी। ठीक, तो इसलिए जो है वहाँ का तापमान जो है हमेशा कम होता है, ठंडा होता है। तो इसका दो है आंसर जो है दोनों ही सही है, ये सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सूर्य पूर्व में उदय करता है, उदय होता है क्योंकि। तो देखिए ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन कई बच्चे जो है इसको भी गलत कर देते हैं। देखिए सूर्य जो है, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी जो है, ध्यान रखिएगा, सूर्य जो है स्टेबल है और पृथ्वी जो है उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, और उस चारों ओर चक्कर लगाने में पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर जो है इस तरीके से घूमती है। ध्यान रखिएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो इसका आंसर बी नंबर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्कन पठार अपने पश्चिमी भाग पर कौन सी भौतिक विशेषता लिए है, मतलब कौन सी भौतिक विशेषता उसकी। तो ध्यान ये, तो देखिए सतपुड़ा का श्रेणी या बिंद श्रेणी या सह्याद्री या नीलगिरी। तो देखिए जो है दक्कन का पठार है वो दोनों तरफ से जो है पश्चिमी, देखिए दक्कन का पठार की स्थिति कुछ इस तरीके से, तो जो है पश्चिम और पूर्वी दोनों मैदानों से ये घिरा हुआ है, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी मध्य तटीय मैदान से दोनों तरफ से घिरा हुआ है। बड़ा साइज का दक्कन का पठार है, इसलिए ये मतलब देखिए इसकी स्थिति भारत की दृष्टि में ऐसे है और ये दोनों ओर से जो है टच करता है। ठीक, तो ये जो है विशेषता होती है सह्याद्री की। ध्यान रखिएगा, पर्वतीय सह्याद्रियां बहुत सारी हैं यहाँ पे। ठीक, तो इसे सह्याद्री कहते हैं। ठीक है, आंसर याद रखिएगा। निम्न मिलान करना है हमें, इसके बारे में देखिए, अवसादी शैल कौन सी होती है, जीवाश्म ईंधन कौन सा है, अग्नेय शैल कौन सी होती है, कायांतरित शैल कौन सी। देखिए अवसादी शैलें जो होती हैं, ठीक है, ये बलुआ पत्थर की शैलें होती हैं। ठीक है, कमज़ोर होती हैं, है ना, और धूप पत्थर, धूप हो, तापमान हो, बारिश हो, इससे जो है ये टूट जाती हैं, बहुत आसानी से टूट जाती हैं। ठीक है, वहीं पर जीवाश्म ईंधन जो होता है वो कोयला होता है। ध्यान रखिएगा, है ना, कई वर्षों तक जो है लकड़ी जो है, लकड़ी के जीवाश्म जो है, लकड़ियाँ जो है एक दबे होने से जो है वो कोयले में जो है कायांतरित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। वहीं पे जो है एक सेकेंड में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। हाँ, आग्नेय शैल जो होती हैं, ध्यान रखिएगा, वो ग्रेनाइट की बनी होती है। ध्यान रखिएगा, आग्नेय शैल मतलब है कि जब ज्वालामुखी पर्वत फूटता है, पर्वत फटता है, तो जो मैग्मा गिरता है तो वही मैग्मा जो है जमीन में फैल जाता है और उसका फिर चाहता है ताप दाब के कारण जो है कई वर्षों, मतलब लाखों करोड़ों साल के बाद जो है वो ग्रेनाइट में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, वहीं कायांतरित शैलें जो होती हैं, जो है अग्नेय शैलों का जो है और कायांतरण हो जाता है, उनका और ताप दाब हो जाता है, ये कठोर शैलें होती हैं, वो हो जाती हैं संगमरमर कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आप याद करिएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, यही क्वेश्चन हमेशा जब भी पूछा जाएगा अवसादी शैल इनके बारे में, तो ये आपको पॉइंट याद होने चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर ए नंबर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लद्दाख की जलवायु जो है अधिक शीतल और शुष्क है, मतलब लद्दाख जो है क्षेत्र वो बहुत ठंडा है, इसका क्या कारण है। तो अक्षांश के कारण है, ऊंचाई के कारण है, समुद्र से दूरी के कारण है, या वायुदाब एवं पवनों के कारण है। तो देखिए लद्दाख की जो स्थिति है वो भारत के संदर्भ में जो है उत्तरी भारत के क्षेत्र में है। इसकी ऊंचाई जो है सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाती है। ये जो है इसकी ऊंचाई करीब जो है ज़मीन से देखा जाए तो 3000 मीटर से 8000 मीटर है, समझ लीजिए। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। इस तरीके से जो है हमारे नॉर्मल जो है क्षेत्र से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए जो है हवाएं जो होती हैं वो वहां तक पहुंच नहीं पाती है, और है ना, और वो ठंडक पैदा करती हैं। ठीक, निम्नलिखित में से जो है कथन ए और आर को पढ़ना है और आंसर देना है। ठीक है, तो कथन देखिए ए पे है, जो कम तापमान जहां होता है, टेम्परेचर कम होता है, वहां की जो है क्षेत्रों की जो है वायु होती है वो ठंडी होती है और ठंडी वायु जो है भारी होती है। ठीक है, बताइए इसका जवाब क्या होगा। तो देखिए जो देखिए तापमान अधिक होता है, अगर किसी क्षेत्र में तापमान अधिक होगा तो ध्यान रखिएगा वहां की जो हवा, एयर, ठीक है, एयर जो होगी वो ध्यान रखिएगा एयर जो है गर्म हो करके ऊपर उठ जाएगी,
गर्म होकर के ऊपर उड़ जाएगी, ठीक, जिससे क्या होता है उस क्षेत्र में लो प्रेशर का विकास हो जाता है, लो प्रेशर, ध्यान रखिएगा। उसी तरीके से अगर तापमान जो है कम हो जाए तो ध्यान रखिएगा हवा जो है वो भारी होकर के नीचे बैठ जाती है, हवा नीचे बैठ जाती है और वहां पे हाई प्रेशर का विकास होता है। तो इस दृष्टि से जो है आंसर इसका ए नंबर है। इसलिए जब भी कहते हैं कि एसी अगर आप चलाते हैं, एग्जाम्पल से समझिएगा, एसी अगर आप चलाते हैं तो कई लोग जो होते हैं कमरे में, जब बड़ा कमरा होता है, एसी थोड़ा सा कम पावर का होता है, मतलब 1.5 टन का हो या कमरा उसके साइज के बड़ा हो, तो कई लोग होते हैं एसी के जो है स्विंग्स होती हैं जो हवा को नीचे ऊपर करती हैं, उसको नीचे कर देते हैं। वो गलत होता है। हमेशा जो है स्विंग्स को ऊपर करना चाहिए। ऊपर करने से क्या होगा, ऊपर जितनी भी गर्म हवा है वो ठंडी होकर के नीचे बैठ जाएगी और नीचे की जो है ठंडी हवा ऑलरेडी जो है ठंडी हो जाएगी, गर्म होगी नहीं, तो पूरा कमरा जल्दी ठंडा हो जाता है, ठीक है, और देर तक ठंडा रहता है। अगर नीचे रहेगा तो नीचे की ही हवा ठंडी रहेंगी और नीचे बैठे ऊपर की जो है गर्म हवा ऊपर रहेगी, और जिससे जो है आमतौर पर ठंडी हवा के बीच में जो है तापमान जो है अनियंत्रित रहेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा जनसंपर्क जो है माध्यम जो है उदाहरण नहीं है? तो समाचार पत्र, रेडियो, सेल्युलर जो है फोन या टेलीविजन। तो देखिए समाचार पत्र के माध्यम से जो है मीडिया जो है जनसंपर्क से सभी जो है देश के वासियों से संपर्क करती है, अपने टेलीविज़न के माध्यम से संपर्क करती है, रेडियो के माध्यम से संपर्क करती है। मतलब एक छोटा सा जो है चीज़ जो है सभी पूरे जो है एक क्षेत्र को कवर कर लेता है, पूरे देश को कवर कर लेता है। लेकिन फ़ोन जो है इसका आंसर नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर जो है सी गलत है, ठीक। भूमध्य सागर प्रकार की जो है वनस्पति कहाँ नहीं पाई जाती है? तो देखिए भूमध्य सागरी जो है वनस्पति जो है इसकी खूबी ये होती है कि ये ध्यान रखिएगा, भूमध्य सागरीय जितनी भी वनस्पति है ये फलों के लिए बेस्ट मानी जाती है। ये फलों के लिए जो है ये बेस्ट जलवायु है, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा, इस जलवायु को जो है विश्व का बाग भी कहते हैं, इस जलवायु को विश्व का बाग भी कहते हैं। क्योंकि ये जलवायु इसलिए अच्छी है क्योंकि यहाँ पे जो है हल्की गर्मी पड़ती है, ध्यान रखिएगा, हल्की गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा हल्की गर्मी होती है, ठीक है। और जो है यहाँ पे हल्की गर्मी होती है और हल्की वर्षा होती है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही हल्की वर्षा होती है, फुहार टाइप की वर्षा होती है, जो फलों के लिए बहुत बेस्ट मानी जाती है, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है ये पूरा जो है यूरोप क्षेत्र है, अफ्रीका का क्षेत्र है, ठीक है, भूमध्य सागर के ये समीप पाए जाते हैं क्षेत्र हैं। एक सेकेंड, ठीक है, ये संयुक्त अमेरिका का क्षेत्र है और संयुक्त अमेरिका का क्षेत्र, कैलिफोर्निया का क्षेत्र है दक्षिण, पर ये अफ्रीका का क्षेत्र नहीं है, ध्यान रखिएगा, अफ्रीका में जो है भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न संसाधनों पर विचार कीजिए। अभ्रक, वन, प्राकृतिक गैस, मृदा, जल। तो देखिए निम्न संसाधनों पर विचार करना है हमें, और वो संसाधन है नवीकरणीय संसाधनों के बारे में हमें बात करनी है। तो देखिए नवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होते हैं, ठीक है, जो कभी समाप्त नहीं होते। नवीकरणीय संसाधन जो है कभी समाप्त नहीं होते, ध्यान रखिएगा, कभी जो है समाप्त नहीं होते, ध्यान रखिएगा, कभी समाप्त नहीं होते, ठीक है। ये एक समय के बाद फिर उगाते हैं, ठीक है। तो जैसे वन है, देखिए वनों का जो है फिर से ये कुछ समय लेने के बाद ये खुद ही अपने आप जो है अपने रीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपने पेड़ भी काट दिया और उसकी जड़ नहीं काटी तो धीरे से वो पुनः पेड़ बन जाता है, ठीक है। उसी तरीके से मिट्टी का जो है उत्पादन होता रहता है, ठीक है। जल जो है वो कभी समाप्त होने वाली चीज़ नहीं है, ठीक। लेकिन अभ्रक जो है, ये जो एलिमेंट्स हैं ये सभी एक समय के बाद जो है समाप्त हो जाएंगे। प्राकृतिक गैस भी जो है एक समय के बाद समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर जो है BDE है, ठीक, इसका आंसर सी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मृदा के विचरण या गठन के संबंध में हमें जो है विचार देखने हैं। तो मृदा का जो है गठन कैसे होता है, बनती कैसे है? तो मूल चट्टानों, स्थलाकृति या जलवायु संबंधी कारक और समय के साथ। तो देखिए मृदा जो होती है वो मूल चट्टानें जो होती हैं वही टूटती हैं, ध्यान रखिएगा। मृदा जो होती है, मिट्टी जो बनती है, जो पर्वत, पठार और ये सब टाइप की मिट्टियाँ होती हैं, इसकी जो है चट्टानें टूट करके उड़ करके जो है वो छोटे छोटे बारीक कणों में विभाजित हो जाती हैं। और जलवायु संबंधी उसमें पानी, जल पड़ा, उसमें जो है तापमान से और टूट गई मिट्टी, फिर वो धीरे धीरे करके महीन कण बन जाते हैं, ठीक है। तो जलवायु कारकों से और जो है मूल चट्टानों से जो है मृदा का निर्माण होता है मूलतः, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मूल चट्टान जो है मृदा को जो है रंग प्रदान करता है। देखिए ये कलर प्रदान करता है। कलर कैसे? कई जगह की मिट्टी जो होती है वो लाल होती है, कई की जगह की मिट्टी होती है काली होती है, कई की मिट्टी जो होती है पीली होती है, भूरी होती है,
तो वो इसीलिए होती है क्योंकि वहाँ की जो है मृदा में किस तरीके के गुण पाए जाते हैं ये उस पर निर्भर करता है। काली मिट्टी होगी तो वहाँ पे आमतौर पे जो है जीवाश्म पाया जाएगा। मान लीजिए कि वो ऐसे क्षेत्र होंगे जहाँ पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा होंगे, बारिश पड़ी रहती होगी, पत्तियाँ गिरती होंगी, उसी के ऊपर पानी पड़ जाता है तो वो पत्तियाँ सड़ सड़ के वो मिट्टी को काली कर देती हैं। लाल होगी तो वो पर्वतीय क्षेत्र में मिट्टी पाई जाती है, आमतौर पर रेड ऑक्साइड उसमें एलिमेंट्स ज़्यादा मिले होंगे। पर्वत की जो है टूटी मिट्टियाँ होंगी, उसके बारीक कण मिले होते हैं, ठीक है। पीली मिट्टी जो है अलग तरीके से होती है, उसका जो है रूपांतरण अलग तरीके से होगा। तो इस तरीके से तो मूल चट्टानों का जो है रंग से निर्भर करता है, ठीक है, उस पर निर्भर करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्ज का जाल जो है ग्रामीण इलाकों में मुख्यतः जो है एक शोषण जो है कार्य संबंध को दर्शाता है। तो कर्ज जो देखिए गांव में आज भी जो देखिए ग्रामीण इलाकों में जितने भी जो है ग्रामीण लोग होते हैं उनको जब अपने खेत के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, कर्ज की ज़रूरत होती है, तो बैंक जो है इतनी आसानी से कर्ज देता नहीं है। और उनकी ब्याज दर तो हालांकि कम रहती है बैंकों की, लेकिन पैसा बहुत आसानी से नहीं मिलता, कुछ सिक्योरिटी मांगते हैं, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे में जो होता है कि ग्रामीण इलाकों में जो है कर्ज जो है जो शोषणकारी जो है लोग होते हैं, ठीक, जो कर्ज प्रदान करते हैं वो उनके चक्करों में फंस जाते हैं ग्रामीण लोग बेचारे। और ना हाई जो है इंटरेस्ट के साथ जो है उनको जो है कर्ज देते हैं कि मान लीजिए मैं 1 लाख रुपए दूंगा लेकिन 17% जो है टका ब्याज लूंगा। देखिए नॉर्मल जो है 5% 6% ब्याज होगा, ये ले रहे हैं 17%, समझ रहे हैं 10% अधिक, लेकिन मजबूरी होती है, ठीक। और फिर जब नहीं दे पाते तो वो परेशान करते हैं, उनकी जो है संपत्ति छीनने का प्रयास करते हैं, जहाँ घर रहते हैं वहाँ छीनने का प्रयास करते हैं। तो देखिए वो जो साहूकार होते हैं ना, ये शोषणकारी लोग होते हैं, साहूकार लोग होते हैं जो जिनसे पैसे जो है वो लेने का प्रयास करें, या वो बड़े किसान जो है, बड़े किसान जिनके पास पैसे होते हैं, या छोटे किसान भी होते हैं, जो कई लोग होते हैं ना पैसे वाले लोग होते हैं और किसानी करते हैं, पैसे वाले होते हैं, जिनको 1-2 लाख रुपए की ज़रूरत है वो दे देते हैं, उनसे ब्याज में पैसा ले लेते हैं, ठीक है। तो ये शोषणकारी लोग होते हैं, साहूकार होते हैं, ध्यान रखिएगा, उनको साहूकार के नाम से जानते हैं, ठीक। हमें कथन पढ़ना है और उस उचित विकल्प को चुनना है। तो देखिए कथन है, लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम जैसे मीडिया होता है वो महत्वपूर्ण है। यह संचार जो है से प्राप्त जो है सूचना विश्वसनीय होनी चाहिए, ना कि पक्षपात होनी चाहिए। तो देखिए आज के संबंध में देखिए लोकतंत्र को जो है मीडिया को जो है चौथा स्तंभ कहते हैं। चौथा स्तंभ कहते हैं क्योंकि वो सच्चाई दिखाता है। लोकतंत्र को बनाए रखने का काम जो है मीडिया का होता है, ठीक है। उस वो सच्ची घटनाएं अगर देश में नहीं दिखाएगा तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि आखिर देश में क्या चल रहा है। अगर वो सरकार के साथ मिल जाए तो कुछ जो है देश में जो है अफरा तफरी का माहौल बन सकता है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि सरकार क्या कर रही है ना। तो देखिए आज के अगर जैसे देश के संबंध में देखें तो मीडिया का जो है सभी को पता है कि क्या हाल कर रखा है मीडिया ने, है ना, वो किसके लिए कार्य कर रही है। तो उसकी विश्वसनीयता पे आज सभी लोग भले ही न्यूज़पेपर देखते होंगे, लेकिन उनको पता है कि न्यूज़पेपर में जो है कितना कंटेंट सही है और कितना झूठा है, ठीक है। तो ये देखिए व्याख्या दोनों इसकी सही करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौन जो है सरपंच की तरह काम करता है, ध्यान देखिए सरपंच कौन होता है। तो देखिए सरपंच वो होते हैं जो देखिए हर गांव में जो है पंचायत होती है, ध्यान रखिएगा, गांव में पंचायत होती है। पंचायत जो होते हैं ग्राम पंचायत हो, तो उसके अंतर्गत ध्यान रखिएगा 2-3 गांव आते हैं। ग्राम पंचायतों के अंतर्गत 2-3 गांव आते हैं जिन्हें हम वार्ड कहते हैं। इन वार्ड में जो है प्रत्येक वार्ड का जो है एक जो है उम्मीदवार खड़ा होता है। एक उम्मीद जैसे हमारे संबंध में जैसे गांव शहरों में होता है, वैसे उम्मीदवार एक खड़ा होगा, उम्मीदवार का चुनाव होगा, चुनाव के माध्यम से जो है वो चुना जाएगा। वही चुने हुए जो है उम्मीदवार मिलकर के जो है एक सरपंच का कार्य करेंगे। मान लीजिए 5 लोग जो है सरपंच बन जाएंगे, ध्यान रखिएगा सरपंच बन जाएंगे, ठीक। और उन 5 लोगों में से एक जो नहीं 5 लोग जो है पंच बन जाएंगे, पंच जो है पंचायत के सदस्य बन जाएंगे। और उन्हीं 5 में से एक जो है चुना जाएगा वो है सरपंच, ध्यान रखिएगा, उन्हीं में से 5 में से एक चुना जाएगा सरपंच, जो जिसे हम कह सकते हैं पंचायत का अध्यक्ष। ध्यान रखिएगा पंचायत अध्यक्ष अगर किसी की गाड़ी में लिखा हो तो वो समझ लीजिए सरपंच है, ठीक। तो पंचायत अध्यक्ष कहलाता है। तो देखिए इसका आंसर जो है अन्य जो है, इसका आंसर जो है सी नंबर है, अन्य वार्ड सदस्यों द्वारा जो है चुना गया एक वार्ड सदस्य, ध्यान रखिएगा, ठीक। मतलब जो है 1 2 3 4 5 सदस्यों के द्वारा जो है एक इन्हीं में से जो है चुन लिया जाता है कि कौन जो है सरपंच कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबर चौक क्या होता है। देखिए हर मोहल्ले में हर 2-4 मोहल्लों में जो है एक इस तरीके का लेबर चौक होता है। लेबर से आप समझ गए होंगे जो है लेबर मजदूर से है, और चौक मतलब चौराहा। तो ऐसा चौराहा जहां मजदूर जो है इकट्ठा होकर के जो है काम की तलाश करते हैं, ठीक है, तो उसे लेबर चौक कहते हैं, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जेंडर असमानता का जो है समाधान क्या हो सकता है? तो देखिए, केवल परिवार के माध्यम से जो है जेंडर का असमानता का समाधान हो सकता है, या फिर परिवार, समाज, सरकार, केवल सरकार या परिवार और समाज? तो देखिए, जेंडर असमानता जो है आज भी देश में जो है फैली हुई है। अगर आप देखें, पक्षपात जो है, जेंडर पक्षपात आज भी है देश में। कई लोग जो है ये रूढ़िबद्धता जो है उनके अंदर भरी हुई है कि लड़कियां ये करेंगी, लड़के वो करेंगे, है ना। कई लोग आज भी जो है लड़कियों को पढ़ने नहीं देते, कई लोग आज भी लड़कियों को नौकरी करने नहीं देते। तो ये सारी चीज़ें हैं जो है जेंडर रूढ़िबद्धता कहलाती है, जेंडर असमानता कहलाती है। मतलब कि जितने भी एक कार्य क्षेत्र में, मान लीजिए एक कार्य क्षेत्र में जो है 50 जो है लड़के होने चाहिए, तो 50 जो है लड़कियां होनी चाहिए, यही समानता कहलाएगी। क्योंकि देश में जो है 50% लड़कियां हैं, 50% लड़के हैं। किसी भी क्षेत्र में बैलेंस तो इसी तरीके से होगा। लेकिन कार्य क्या कर रहे हैं, असमानता क्षेत्र कैसा हो रहा है, कार्य कर रहे हैं कि 20 लड़कियां काम कर रही हैं और 80 लड़के काम कर रहे हैं। तो असमानता का क्षेत्र यह कहलाता है। तो जो 30 लड़कियां हैं वो कहाँ हैं? तो 30 लड़कियां कहीं ना कहीं जो है उनका शोषण हो रहा है, उनको नौकरी करने नहीं दिया जा रहा है या उनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। तो ये जो है सारा जो है ये चीज़ होनी चाहिए। परिवार के स्तर पे जो है बदलना चाहिए लोगों को, ये सोच अपनी बदलनी पड़ेगी, समाज के स्तर पे सोच बदलनी पड़ेगी, और सरकार को जो है इनके लिए जो है कई कानून बनाने पड़ेंगे ताकि ये असमानता का स्तर दूर किया जा सके। ठीक है, आंसर ध्यान रखिएगा, तीनों है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, या संवैधानिक उपचार का अधिकार, या प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार, या संपत्ति का अधिकार? तो देखिए, शुरुआत के जो तीनों दिए हुए हैं वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं, लेकिन संपत्ति का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है। पहले अच्छा मौलिक अधिकार में आता था, पहले जो है संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, लेकिन बाद में जो है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में एक पारित हुआ, जिसके माध्यम से ये जो है मौलिक अधिकार को इसको हटा करके 300 का के तहत जो है एक जो है संवैधानिक अधिकार दे दिया गया है, संवैधानिक अधिकार दे दिया गया है। ठीक, ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार अब नहीं है, ये एक संवैधानिक अधिकार है, या इसे एक वैधानिक अधिकार माना जाता है। ध्यान रखिएगा, इसको 300 का में जगह मिली है संविधान में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, स्कूलों में जो है मध्याह्न जो है भोजन जो मिलता है ना, जो मध्य अवधि में जो है भोजन मिलता है, ठीक है, ये प्रावधान जो है भारत के जो है भारतीय नागरिकों को प्राप्त जो है किस मौलिक अधिकार का विस्तार है? ठीक, तो देखिए इसका आंसर देखिए किस तरीके से समानता का अधिकार के अंतर्गत आता है, ये जीवन का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। ठीक है, तो ये जो स्कीम लाई गई थी ये कई वर्षों पहले लाई गई थी। ठीक, ये शायद से 2000 जो है जो एक में स्कीम आई थी। ठीक, जितना नहीं, एक में नहीं आई थी, 2013 के करीब होगी, मुझे आइडिया नहीं है, इसको चीज़ जाने देते हैं कि कब आई थी स्कीम को। ठीक है, मैं भूल गया हूँ। तो देखिए, ये स्कीम के तहत जो है प्रयास किया जा रहा था कि लोगों को जो है बच्चों को जो है स्कूल में एडमिशन कराया जाए, स्कूलों में जो है एडमिशन बढ़ाया जाए, ताकि बच्चे जो है गांव के जो बच्चे हैं वो खाना खिलाने के जो है पर्पस से जो है खाना खाने के चक्कर में जो है स्कूल में एडमिशन कराएं, स्कूल में पढ़ाई करें। तो ये एक जीवन के अधिकार की दृष्टि से देखा गया था, ताकि जो है उनको जो है एक तरीके से जो है न्यूट्रिशनल फूड मिले, खाने के लिए न्यूट्रिशनल फूड मिले। जिन बच्चों के यहाँ खाने का नहीं है ना, खाने की वजह से जो है वो काम पे लग जाते हैं या इधर उधर भटकते रहते हैं, तो खाने की जो है दृष्टि से उनको खाना भी मिलेगा, स्कूल में पढ़ाई भी मिलेगा। तो जीवन के अधिकार की जो है ये मौलिक अधिकार को विस्तार की दृष्टि से देखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंसाफ में देरी यानी जो है इंसाफ का कत्ल, ये मुहावरा भारत की जो है न्याय व्यवस्था से जुड़ी निम्नलिखित में से किस समस्या को दर्शाता है? तो देखिए, ये जो है ध्यान रखिएगा, ये टैगलाइन जो है ये दिया था ग्लैंड स्टोन ने। ध्यान रखिएगा, ये ग्लैंड स्टोन ने दिया था, ग्लैंड स्टोन ने ये दिया था। ठीक है, ये कथन ग्लैंड स्टोन का था। ठीक है, तो ये किस दृष्टि से, नौकरशाही की लाल फीताशाही, या न्यायपालिका द्वारा सुनवाई खत्म करने में जो है अप्रत्याशित देरी, या अपील की जो है लंबी व्यवस्था जो कई स्तरों से गुजरती है, मतलब आपको अपील करना है कई स्तरों में, पहले यहाँ जाइए फिर वहाँ जाइए, इस तरीके से, इसलिए न्याय में देरी हो जाती है, या आरोपी को जमानत दे देना, ये इसलिए आरोपी के जमानत दे देंगे फिर अगली बार बुलाएंगे फिर जमानत दे देंगे, इस तरीके से करने की वजह से होता है। तो देखिए, इसका सही जवाब है न्यायालय द्वारा जो है सुनवाई खत्म करने में जो है जितना समय लगता है उसकी वजह से जो है न्याय की जो है देरी हो जाती है। ठीक, तो ये कई देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो है केसेस जो है, हाल आपको पता होगा तो सुप्रीम कोर्ट में जो है इस समय केसेस हैं 4 करोड़ से भी ऊपर केसेस पेंडिंग है पूरे जो है न्यायालयों में।
4 करोड़ केसेस पेंडिंग है। जब किसी का जो है सुनवाई होती है तो अगली सुनवाई 4-4, 6-6, 10-10 महीने में आती है। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है निर्दोष है और वो किसी केस में, झूठे केस में फंस गया है, अब उसकी सुनवाई आज हुई है, अब अगली जब सुनवाई होगी तो वो 10 महीने, 5 महीने, 6 महीने बाद हो रही है। अब समझिए 5 महीने का मतलब है कि वो निर्दोष आदमी 5 महीने अभी भी जेल में रहेगा। अगर उसको जमानत नहीं मिली है तो 5 महीने जेल रहेगा। अब मान लीजिए 5 महीने के बाद फिर से जो है सुनवाई हुई और सुनवाई में जो है मान लीजिए कि कोई गवाह मौजूद ही नहीं हुआ, आया ही नहीं, तो फिर जो है दूसरा वकील जो है उनसे कहेगा कि अगली सुनवाई हमें दे दीजिए, उस समय हम ले आएंगे, उनकी तबीयत नहीं सही थी गवाह की। अब पता चला 4 महीने की फिर से जो है आगे डेट मिल गई, तो ऐसे जो है वो बेचारा जो मतलब निर्दोष था वो 1 साल से जेल में ही बंद है। तो ये चीज़ जो है गलत होती है, ठीक है। इसी से जो है व्यक्ति जो है बिल्कुल हताश हो जाता है। अभी देखिए अभी कुछ महीने पहले, 1 महीने पहले एक व्यक्ति को जो है करीब जो है 32 साल जो है उसने जेल में गुजारा है और बाद में 32 साल बाद उसकी जो है सुनवाई हुई है, मतलब 32 साल बाद उसका जेल जो है निर्णय आया है और उसमें वो बेचारा जो व्यक्ति जो है वो निर्दोष पाया गया है। मतलब उसकी पूरी जीवन जो है खत्म कर दिया न्यायालय ने, एक तरीके से देखा जाए, ठीक है। तो ये चीज़ उसके लिए कथन कहा गया है। सामाजिक विज्ञान के एक विषय के रूप में जो है माध्यमिक स्तर पर सम्मिलित नहीं है। ध्यान रखिएगा कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो मनोविज्ञान इसमें सम्मिलित नहीं है। ध्यान रखिएगा भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, इतिहास और अर्थशास्त्र जो है वो सामाजिक विज्ञान के स्तर पे आता है। अर्थशास्त्र, ठीक, ध्यान रखिएगा, और समाजशास्त्र, ठीक, ये बाकी है, मनोविज्ञान इसके अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित समस्या समाधान के स्तरों को सही क्रम में जो है व्यवस्थित करना है। तो देखिए मूल्यांकन और परीक्षण करना, कार्य योजना बनाना और लागू करना, समस्या का सूत्रीकरण या व्याख्या करना, या विचारों और विकल्पों को उत्पन्न करना। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है। तो देखिए पहले समस्या का जो है हमें पहले जो है समस्या का व्याख्या करनी पड़ेगी। क्या पहले देखिए समस्या समझनी पड़ेगी कि क्या समस्या है, ध्यान रखिएगा, ठीक। एक तरीके से फिर उसकी समस्या की व्याख्या हम क्या कर रहे हैं, हम कितना समझ पा रहे हैं, ठीक। फिर हम उसके विचारों और विकल्पों को पहचानेंगे, समझेंगे, विचार को समझेंगे और या विकल्प तलाशेंगे, ठीक, कि कितने विकल्प हैं, हम उस समस्या को जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसको जो है उस विकल्प को जो है योजना के तहत लागू करेंगे, विकल्प को लागू भी करना है, ठीक। और फिर उसके लागू करने के बाद जो है मूल्यांकन करना है कि जो हमने जो बनाया है, जो चीज़ हमने जो है रिजल्ट निकाला है वो क्या सही हो सकता है। फिर हम उसको मूल्यांकन का, मान लीजिए एक तरीके मूल्यांकन मतलब टेस्ट करना है। तो देखिए पहला जो है C नंबर है, फिर उसके बाद 4 नंबर है, फिर 2 नंबर है, 1 नंबर है, ठीक है। आंसर इसका जो है A नंबर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भारत में जो है कोयला जो है क्षेत्र कौन सा माना जाता है। तो देखिए ये पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, चट्टानें होती हैं जिनको जो है कई वर्षों की जो है पुरानी चट्टानें, तो यहाँ पे जो है धारवाड़ जो है चट्टानें होती है, उसमें जो है लौह तत्व पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा लौह तत्व आपको एलिमेंट्स मिलेंगे, विंध्याचल चट्टानें और गोंडवाना चट्टानें, वहीं कटप्पा चट्टानें, ठीक है। तो देखिए इनमें से जो है विंध्याचल हो या और धारवाड़ हो, इसमें लौह चट्टानें होती हैं, लेकिन धारवाड़ जो है चट्टानें जो है बहुत ज़्यादा नीचे होती हैं, इसलिए जो है इनका जो है मतलब इनको तोड़ा नहीं जा सकता, बहुत मुश्किल होता है, ठीक। लेकिन कोयला के संदर्भ में जो अगर आंसर देखा जाए तो गोंडवाना जो है शैल की चट्टानें जो होती हैं, गोंडवाना शैल की चट्टानें जिनमें कोयला पाया जाता है। ध्यान रखिएगा गोंडवाना शैल की चट्टानें ये कहाँ पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा ये झारखंड क्षेत्र में, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ये जो है गोंडवाना शैल की चट्टानें यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे, भारत में जो है कौन सी जो है दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कहलाएगी। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी बात कर रहे हैं, अन्नामलाई, अनाईमुड़ी, दोदाबेटा, महेंद्रगीती और धूपगढ़। तो देखिए अनाईमुड़ी जो है वो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी मानी जाती है, ठीक है, इसको कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से जो है किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू कराने की शक्ति दी गई है, ठीक। तो भारतीय जो है सभी न्यायालय को, मतलब सभी न्यायालय का मतलब है अधीनस्थ न्यायालय, है ना, या फिर अधीनस्थ न्यायालय जो है जो जिले में जिला न्यायालय जिन्हें कहते हैं, या फिर जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, किसको, तो देखिए सभी को, या संसद को, या राष्ट्रपति को, या सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को। देखिए मौलिक अधिकारों को जो है लागू करने की शक्ति जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को प्राप्त है।
अगर कोई भी राज्य हो, कोई व्यक्ति हो, ध्यान रखिएगा, राज्य हो या कोई व्यक्ति हो या कोई अधिकारी हो, कोई भी हो, अगर आपके किसी व्यक्ति के जो है मौलिक अधिकारों को छीनने का प्रयास करता है तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपनी अपील कर सकते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट को भी अगर ये पता चल जाता है, कभी कभी ये होता है कि किसी पूरे क्षेत्र, विशेष क्षेत्र में जो है कुछ लोग जो है उसको परेशान कर रहे हैं और जो है वहाँ का प्रशासन जो है उसकी मदद नहीं कर रहा है, तो कई बार जो होता है अगर न्यूज़पेपर के माध्यम से जो है सुप्रीम कोर्ट के जो है चीफ जस्टिस या कोई जो है जस्टिस जो है इस चीज़ को, न्यूज़ को देख लेते हैं, तो वो जो है अपने अधिकार क्षेत्र में लेते हुए जो है उसके खिलाफ जो है अपना आदेश पारित कर देते हैं कि इसके खिलाफ तुरंत के तुरंत जो है कार्रवाई कीजिए, अन्यथा सभी को जो है सस्पेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये मौलिक अधिकारों की रक्षा करना जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो प्रमुख जो है दायित्व होता है, और ये शक्ति जो है उसको जो है स्वयं से मिली हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा, ध्यान रखिएगा, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य जो है संविधान में जोड़े गए थे? तो देखिए, भारत जो है संविधान जो है में टोटल जो है 11 मूल कर्तव्य हैं, ध्यान रखिएगा, टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं इस समय। ठीक, और जो 10 जुड़े थे, वो ये 10 जो जुड़े थे वो जुड़े थे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 से, और जो 11वां जुड़ा था वो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जुड़ा गया था। ध्यान रखिएगा, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 11 जोड़े गए थे और 10 जोड़े गए थे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ठीक, स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिशों के आधार पर जो है 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, जिसमें जो है व्यक्ति को जो है कुछ मूल कर्तव्य बताए गए थे, जो है जैसे कि पर्यावरण का पालन करना, पर्यावरण से रिलेटेड जो है पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाना। ठीक है, ये नैतिक कर्तव्य हैं व्यक्ति को। ठीक है, अपने देश के लिए अच्छे सोच विचार रखना, है ना, देश के जो है गलत कार्यों में नहीं करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें थे, है ना, शराब वराब का जो है इस पे जो है प्रोत्साहन ना देना, तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाए रखना। ठीक, तो ये सारी चीज़ें इसमें जो है 10 जो इस तरीके से 11 जो है मूल कर्तव्य बताए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के विषय में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, या उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की होनी चाहिए, या उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, या संसद द्वारा जो है महाभियोग प्रक्रिया द्वारा उसे हटाया जाता है? तो देखिए, भारत का जो है अटॉर्नी जनरल होता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से जो है भारत सरकार का जो है विधि अधिकारी होता है। ठीक है, भारत सरकार के संदर्भ में अगर कोई भी जो है कानूनी प्रक्रिया होती है तो यही अटॉर्नी जनरल ही जो हैं ये विधि अधिकारी होते हैं। ये जो है सरकार की तरफ से केस लड़ते हैं, जैसे हम अपना वकील चुनते हैं तो सरकार का वकील एक तरीके से। तो इसकी जो नियुक्ति होता है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ध्यान रखिएगा, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और राष्ट्रपति जो उसी को करता है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, मतलब जो योग्यताएं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की होनी चाहिए वही सेम योग्यताएं जो है अटॉर्नी जनरल की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा अगर कोई व्यक्ति होता है तो राष्ट्रपति को अगर इस बात का आभास होता है कि ये उस बनने लायक है, ठीक है, तो उसको बना दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन इसके लिए जो है किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसको संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया से नहीं हटाया जाता, चूंकि जो है इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं, तो इसको जो है हटाने का कार्य भी राष्ट्रपति के ही हाथ में होता है, मतलब राष्ट्रपति इसको कभी भी हटा सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर है 28 का जो है 1 और 2। ठीक है, किस राज्य के गवर्नर के संबंध में जो है निम्न कथनों पे हमें विचार करना है? तो राज्य का गवर्नर है, राज्य का गवर्नर की नियुक्ति के संबंध में बात कही जा रही है। तो देखिए, राज्य का जो गवर्नर होता है, राज्य का राज्यपाल जिसे कहते हैं, गवर्नर को राज्यपाल कहते हैं, तो राज्यपाल की नियुक्ति क्या राष्ट्रपति करता है, या राष्ट्रपति की इच्छानुसार जो है ये पद पर रहते हैं? कि मतलब इच्छानुसार का मतलब है कि राष्ट्रपति जब चाहे उसको राज्यपाल को हटा सकता है, या उसमें जो है राज्य की कार्यपालिका शक्ति नियुक्त होती है, या सामान्यतः वो 5 वर्ष के लिए पद पर रहता है? तो देखिए, इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति के इच्छानुसार जो है पद पर बना रहता है, जब चाहे राष्ट्रपति उसे हटा सकता है, फिर जब चाहे दूसरे को ला सकता है। ठीक है, इसमें राज्य की जो है ध्यान रखिएगा, राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति पे नियुक्त होती है। उसी तरीके से राष्ट्रपति पर जो है भारत सरकार की जो है पूरी जो है कार्यपालिका शक्ति नियुक्ति होती है, वो मुख्य हेड होता है। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है गवर्नर पर होती है, और ये 5 वर्ष के लिए अपने पद पर बना रहता है। तो इसका आंसर जो है डी नंबर है, इसके चारों ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आखिरी क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार जो है संसद की बैठक होना अनिवार्य है, आवश्यक है? तो देखिए,
एक साल में जो है 12 महीने होते हैं, 12 मंथ होते हैं, और मंथ इस हिसाब से जो है हर 6 महीने में, ध्यान रखिएगा 6 महीने के अंदर होना चाहिए, 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है 2 बैठकों का आयोजन होना चाहिए, कि मतलब एक साल में जो है, एक वर्ष में जो है कम से कम 2 बैठक का होना अनिवार्य है, और उन 2 बैठकों में जो है 6 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा 6 महीने के अंदर, तो दो से अधिक हो सकती है, लेकिन 2 से कम बिल्कुल नहीं हो सकती। ठीक है, आंसर जो है इसका बी नंबर है। अब आज का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेशन समाप्त हुआ है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों से, ताकि वो भी जो है इस वीडियो का लाभ ले सकें। ठीक है, सभी के लिए जो है ये वीडियो बनाया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। कोई किसी भी तरीके का जो है मैं पीडीएफ भी अप्लाई जो है आप लोगों को जो है शेयर कर देता हूँ डेली। तो आप जो है इस जो है वीडियो से जो है पेपर से जो है अपना फ़ायदा ले सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आज का जो है टारगेट ज़रूर याद रखिएगा, 50 लाइक्स का टारगेट है। आपके लाइक्स के जो माध्यम से जो है हमें मोटिवेशन मिलता है। जिस तरीके से मैं आपको मोटिवेट करता हूँ, मैं आपको जो है मोटिवेशन देने का प्रयास करता हूँ, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।